जी FAR 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 आप लोगों का जो सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके लिए जो बुक्स आप लोगों को चाहिए होंगी अच्छा, एक तो मैं ना पास्ट पेपर के लिए बुक चाहिए होगी, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसकी आप लोग बुक लें। ठीक है, यानी मल्टीपल बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हम लोग वो लेंगे जिसमें ज़्यादा में प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल हो जाएं और आप लोग अपने आप को सेस कर सकें और प्रैक्टिस हम कर सकें कि ICAP किस तरह के क्वेश्चन पेपर में टेस्ट वगैरह कर रहा होता है। बाकी आप लोगों को स्टडी टेक्स्ट वगैरह की ऐसी जरूरत नहीं है। जो भी बुक हम लोग लेंगे पास्ट पेपर की, उसके अंदर भी उसकी थ्योरी वगैरह आपको पास अवेलेबल हो जाती है, और साथ साथ आपको मैं क्लास असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहा करूंगा। तो क्लास असाइनमेंट्स जैसे हम करनी होगी साथ ही मैं आपको अवेलेबल कर दिया करूंगा। तो ये दो मेन चीजें हमें इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं बैकग्राउंड के ऊपर इस सब्जेक्ट की। देखें, आप लोगों ने PRC के अंदर पढ़ा है ITA, इसका एडवांस पेपर बनता है FAR 1, इसका एडवांस पेपर बनेगा FAR 2, इसका एडवांस पेपर बनेगा AFR, और फिर उसके बाद MSA में भी इसकी टेस्टिंग होगी। तो इस तरह मल्टीपल सब्जेक्ट आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पढ़ने हैं रिलेटेड। बाकी इंशाल्लाह आगे आप जब कॉस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उसके भी मल्टीपल सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हैं। यहां पे जो चीजें आप लोगों ने कवर की हैं, एक तो अकाउंटिंग की बेसिक्स कवर की हैं आप लोगों ने। मेनली यहां पे जो आपके सिलेबस का पार्ट था वो आप लोगों का ना सोल ट्रेडर से रिलेटेड था। FAR 1 के अंदर हम लोग एक आधी चीज सोल ट्रेडर से रिलेटेड प्लस कंपनी से रिलेटेड पढ़ते हैं, और फिर इससे ऑनवर्ड ये सारा चलता ही कंपनी से रिलेटेड है। तो इस तरह की चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ITA वगैरह में पढ़ा हुआ है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या होता था? यानी सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे आप कहते हैं। हाँ, सिंगल पर्सन अपना स्किल्स अपने फंड्स यूटिलाइज करके बिजनेस करता है और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो उसे हम लोग कहते थे कि सोल ट्रेडर है। अच्छा, पार्टनरशिप क्या होती थी? हाँ, दो या दो से ज्यादा लोग अपनी स्किल्स अपने फंड इन्वेस्ट करके यूटिलाइज करके बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ITA के अंदर मेनली जो कवरेज थी वो सोल ट्रेडर की थी। माइट भी थोड़ा बहुत पार्टनरशिप का वहां पे जिक्र आया हो, लेकिन यहां पे जब हम FAR 1 पढ़ेंगे सोल ट्रेडर से रिलेटेड मेजर कवरेज नहीं होगी, थोड़ी बहुत सोल ट्रेडर से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, और एक और चीजें जो आप पढ़ेंगे वो है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नाम से क्या लग रहा है? हाँ, NGOs वगैरह, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा मल्टीपल NGOs वगैरह हैं, वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, तो वो लोग जो काम कर रहे होते हैं, देखें उनको भी जो डोनर होगा, जो फंड प्रोवाइड कर रहा होगा, उसको भी तो चाहिए होगा ना रिजल्ट के, जी रिजल्ट क्या निकल रहा है। अब जैसे अगर आप अपने ICAP की एग्जांपल लें, ICAP एज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। ICAP कहता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। वो अलग बात है, प्रॉफिट उसको हो रहा होता है, लेकिन फिर उसे प्रॉफिट का नाम नहीं देते, वो कहते हैं हमें सरप्लस हो गया। ठीक है, मसलन अगर आप लोग देखें आपकी एग्जाम्स फीस है उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं उससे उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है।
ठीक है। इवन जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनकी 25-30 हज़ार पे एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह के थ्रू, तो उनको फंड भी आ रहे हैं। तो अब वो जा प्रॉफिट में ही रहा है, लेकिन वो फिर क्योंकि रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग, वो ये नहीं कहता मुझे प्रॉफिट हुआ है, वो कहता हमें इस दफ़ा सरप्लस हो गया। ठीक है, तो बहरहाल तो ये चीज़ हम इधर पढ़ेंगे। बाकी ऑनवर्ड जो होगा ना कंपनी और फिर ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड चलेगा। तो अभी आप लोग ये ऑलरेडी कवर कर आए हैं, ये इस वक्त हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इनमें थोड़ा सा फर्क क्या आएगा आप में से, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग ही पीआरसी के रूट से आ रहे हैं। तो पीआरसी में जब आपने काउंटिंग पढ़ी थी, वहां पे आपको होता है आपका एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चंस आते थे। सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आ जाता, अदरवाइज एमसीक्यूज होते थे। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता था कि अक्सर आप लोगों को जो प्रैक्टिस या प्रिपरेशन कराई जाती है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस की कराई जाती थी कि आप लोग एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट कर जाएं, सॉल्व कर जाएं। यहां से ऑनवर्ड अब आपका डिटेल्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिनकी वेटेज मल्टीपल मार्क्स की होगी। 8 नंबर भी हो सकता है, 12 नंबर भी हो सकता है, 20-20 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप लोगों को जो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, यानी पीआरसीएल स्टूडेंट्स को, ओल्ड स्कीम वालों को ऐसा नहीं थी, आप लोगों को थोड़ा फेस करना पड़ती, वो ये कि आप लोगों ने पहले एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ा हुआ है। देखिए एमसीक्यू के अंदर ना कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन एग्जामिनर डाल नहीं सकता, ट्रिकी पॉइंट डाल दिया या वही रेपिटेशन होना शुरू हो गई जो आप प्रैक्टिस करके गए। लेकिन यहाँ पे जब 18 नंबर 20 नंबर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर हर क्वेश्चन में कोई एक नया मसला डला होगा। तो उस वजह से आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। अभी 1-2 अटेम्प्ट जो गुजर रही हैं, इनमें अक्सर स्टूडेंट्स का जो फीडबैक मिल रहा है वो ये मिल रहा है जी पेपर बड़ा लेंथी था, पेपर नहीं टाइम पे सॉल्व हो रहा। एक्चुअली पेपर ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है जैसे पहले आ रहे थे, सिर्फ फर्क ये है कि आप लोगों ने पहले डिटेल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की हुई। अब जब आप लोगों के ऊपर वो बर्डन पड़ता है तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको मैं आज शुरू में ही दे देता हूं, ताकि आप इनको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। नंबर 1, देखें इसके अंदर ना आप लोगों को जो मैं बुक रिकमेंड करूंगा, जिस किसी भी ऑथर की होगी, तो आप लोग देखेंगे उसका सॉल्यूशन बुक। जी मेरी बेस पीआरसी की नहीं है, मेरी पीआरसी एग्जाम की स्टार्ट से, तो क्या ये सब्जेक्ट उसकी वजह से सफर करेगा? आईटीए नहीं पढ़ा, आईटीए नहीं पढ़ा हुआ, पीआरसी एग्जाम नहीं आपने पहले क्या किया हुआ है? बीबीए। हाँ जी, वो उसमें आपने काउंटिंग पढ़ ली। एक्चुअली डेबिट क्रेडिट एटलीस्ट आपको आना चाहिए, अगर वो आता है फिर इशू नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आता फिर प्रॉब्लम करेगा। अच्छा जी, तो बात हम लोग कर रहे थे कि कुछ गाइडलाइंस मैं आप लोगों को दे देता हूं। देखिए मैंने आप लोगों को जो पास पेपर की बुक रिकमेंड करूंगा ना, आप लोग देखेंगे उसका सॉल्यूशन उसके अंदर ही होगा। इवन आप लोग अपना स्टडी टेक्स्ट जो पढ़ रहे हो या आई अपने स्टडी टेक्स्ट बनाया है, उसकी भी जो एग्जाम्पल होती है उसका सॉल्यूशन उसके अंदर होता है। तो कुछ स्टूडेंट ना इसको थोड़ा सा मिस यूज करते हैं। मिस यूज करने का मतलब क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ते साथ ही सोच लिया मुझसे नहीं होना, आंसर खोल के बैठ गए, आंसर देखा फिर बंद किया फिर सॉल्व कर लिया और सेटिस्फाई हो गया कि ये मुझसे क्वेश्चन हो गया। अब वक्ती तौर पे तो आपको ना ये लगेगा कि यार हर क्वेश्चन ही मुझसे हो रहा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये आना है कि पेपर में आपके सारे क्वेश्चन ही अनसीन होने। यानी मैं तकरीबन 95 से सीए को टीच कर रहा हूं, तकरीबन 2004-5 तक कभी होता था कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता था, मतलब जो हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी कराया होता था उनमें से क्वेश्चन पेपर में आ जाता था, या कुछ ऐसी बुक्स थी इंडियन जिनमें से क्वेश्चन आई कैप कॉपी करता था क्योंकि हमने पहले कराया होता तो बच्चे कर जाते थे। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक बहुत रेयर हुआ है कि कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ हो। हर दफा नए क्वेश्चन होते हैं, नई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप लोगों ने हैबिट ये बनाई ना कि मैं सॉल्यूशन देखने के बाद सॉल्व किया करूंगा, तो पेपर में क्वेश्चन आना है अनसीन, सॉल्यूशन उसका अवेलेबल नहीं होना, तो आप लोग क्वेश्चन मैनेज नहीं कर पाओगे। होता क्या है, आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग समझ जाते हैं यार मुझसे नहीं होना, अगला पढ़ता हूं, अगला पढ़ा वो भी अनसीन ही होगा। आपने कहा चलो अगला करता हूं, वो अगला भी अनसीन होगा, फिर जो थोड़ा बहुत आता होगा वो भी ज़हन से निकल जाता है। तो सॉल्यूशन वाली बुक रिकमेंड करने का हमारा सोल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बीइंग अ टीचर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता हर क्वेश्चन हम बोर्ड पे कराएं।
मतलब रोज 1-2 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, लेकिन 2-3 आपको घर से करने के लिए भी दे रहा हूँ। अगर अब मैं सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊं तो उस सूरत में तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा में रिक्वायर्ड होगा। तो अभी भी जिस स्पीड से हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे एग्जाम से तकरीबन, अब क्योंकि यहाँ पे इस सेशन के अंदर 2 ईदें भी आ जानी है, तो एग्जाम से तकरीबन महीना पहले आपका सिलेबस खत्म होना है और उसके बाद फिर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे और आप एग्जाम्स में अपेयर होंगे। ठीक है, तो अगर हर क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराना शुरू कर दूं तो शायद एग्जाम से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले सिलेबस ही कवर हो। जैसे लाहौर के अंदर कुछ टीचर इस तरह करते हैं कि जी हर क्वेश्चन ही बोर्ड पे कराते हैं, वो उनका फिर यही होता है कि एग्जाम से कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले सिलेबस खत्म होता है। अब अगर हफ्ता पहले सिलेबस मैंने खत्म कराया, रिवाइज आप लोग कब करोगे, एग्जाम्स कब दोगे, तो ये इशू आता है। तो सोल्यूशन वाली बुक हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जब क्वेश्चन घर पे सॉल्व करें तो सोल्यूशन के साथ फिर मैच करके देखें आपने ठीक कर लिया कि नहीं किया। नहीं हुआ तो आप अगले दिन आकर पूछ लें। ठीक है, तो अब स्टूडेंट जो इस तरह कर रहे होते हैं कि सोल्यूशन देख के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वक्ती तौर पे तो उनको लगता है कि यार हमारा टाइम बच जाता है, दूसरे लोग खुद ट्राई करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। शुरू में आपको लगेगा जब आप खुद अटेम्प्ट किया करेंगे ना, आधा पौना घंटा लगा के सॉल्व किया, बाद में तो चलिए गलत हो गया। लेकिन इससे ये जो एक डर होता है ना, आपको फोबिया होता है अनसीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, इसको आप ओवरकम कर जाते हैं। पेपर में फिर अनसीन हो तो आप लोगों को क्योंकि आदत बन गई होती है अनसीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, तो उसमें आप लोग उसको सॉल्व कर जाते हैं काफी हद तक। अच्छा, इसमें देखें अकाउंट्स के अंदर इस तरह नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन ठीक होगा तो मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। एमसीक्यू में तो ये होता है ना, ठीक हो गया तो पूरे मार्क, गलत हुआ तो पूरे ही गए। इधर क्योंकि आप लोगों के डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं तो इसके अंदर ये होता है आपके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आपकी फिगर्स के मार्क्स होते हैं। जितनी फिगर्स आप लोग ठीक लिख के आओगे उतने के आपको मार्क्स मिलने। तो उस वजह से आप लोग जिस हद तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं वो किया करें। अब अगर आप लोग यहां से अंदाजा लगाएं कि ICAP ये जो मेरिट सर्टिफिकेट देता है, गोल्ड मेडल देता है स्टूडेंट्स को, अब उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया ये नहीं है 100 मार्क्स होंगे तो मैं गोल्ड मेडल दूंगा। ICAP का उसका क्राइटेरिया है 3। नंबर 1 कि वो स्टूडेंट 3 एग्जाम में एटलीस्ट अपेयर हो। मतलब फर्स्ट करें एक स्टूडेंट है, उसने खाली काउंटिंग का पेपर रखा, 6 महीने प्रिपेयर करके काउंटिंग का पेपर दिया, 90 नंबर आ गए, फिर भी उसको गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा। गोल्ड मेडल के लिए ICAP ने कहा है कि कम से कम 3 पेपर में स्टूडेंट अपेयर हो, नंबर 1। नंबर 2 तीनों ही पास हो। और नंबर 3 जिस स्टूडेंट ने ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए हैं उसके, मतलब जरूरी तो नहीं ना कि एक ही बच्चा होगा, माइट भी 100 बच्चे हैं जिन्होंने 3 दिए, तीनों पास हो गए, तो फिर उसमें से उसने कहा कि उसको गोल्ड मेडल मिलेगा जिसके उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे और वो 70 या उससे ज्यादा होने चाहिए। इसको मतलब 70 के ऊपर आके गोल्ड मेडल आपका बन जाता है। ये नहीं ICAP ने कहा 100 आएंगे तो गोल्ड मेडल दूंगा। तो इसका मतलब अगर गोल्ड मेडल 70 से क्वालिफाई कर जाते हैं आप 70 मार्क्स लेके, तो फिर ये जो मेजोरिटी स्टूडेंट पास होते हैं यही होते हैं 50 से 60 के दरमियान नंबर आ रहे होते हैं। तो उस वजह से बताने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम का हर क्वेश्चन 100% ही ठीक हो। जिस हद तक आप क्वेश्चन करके आएंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। और ICAP का जब पेपर सेट किया जाता है ना, कुछ टॉपिक के क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ के मुश्किल होते हैं, कुछ में 1 पॉइंट डाल दिया, किसी में 2 डाल दिए। तो अगर आप लोगों को अनसीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हैबिट डेवलप हो चुकी है तो फिर आपके लिए मसला नहीं होता, आप मैनेज कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने थ्रू आउट प्रैक्टिस ही यही की है, सोल्यूशन देखते कि सॉल्व करूंगा, तो फिर वो आपका पेपर पास करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहला गाइडेंस जो मैं आपको दे रहा हूं वो यही है कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन किया करेंगे खुद से सॉल्व करना है। जब बिल्कुल स्ट्रक हो जाएं, आगे सॉल्व ना कर पाएं, फिर आपने सोल्यूशन कंसल्ट करना है। ठीक है, बाकी क्लास के अंदर ना मेरी थोड़ी फ्रेंडली सी इन्वायरमेंट होती है, ऐसे कोई स्ट्रिक्टनेस मैं नहीं रखता। आप लोगों को जैसे समझ नहीं आती आप विद इन क्लास ही आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, ये पॉइंट बताएं दोबारा। अगर क्लास के बाद आप घर जाके करते हैं देन आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो नेक्स्ट डे आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग देखेंगे नेक्स्ट डे जब होता है तो मैंने आपको जो काम दिया होता है पहले मैं उसी के बारे में पूछता हूँ, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर मैं आगे कराता हूं। ना अगर हुआ तो फिर वही क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सॉल्व करा दिया करता हूं। लेकिन उसके लिए लाजमी आप लोग घर से अटेम्प्ट करके आए।
अदरवाइज अगर आप लोग साइलेंट रहते हैं, नहीं कोई पूछता, तो इसका मतलब आप लोगों से क्वेश्चन हो गया, फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू कर देता हूं। तो उस वजह से ना आप लोगों को जो चीज ना समझ आए आप साथ पूछें। तो एक्चुअली देखें, आप लोगों का राइट है, आप लोगों ने फी दी हुई है, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो ये ना आप लोग शाय, कई स्टूडेंट शाय होते हैं कि जी मैं सवाल पूछूंगा तो पता नहीं वो क्लास में सही सवाल भी है कि नहीं है। यानी लास्ट टाइम मेरे पास एक स्टूडेंट था, तो उसने मुझे कहा कि जी मैं ना क्लास में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा करूंगा, मुझे शर्म आती, कोई सवाल मैंने फजूल सा पूछ लिया, बच्चे ना हंसें। तो अब वो बेशक क्लास के बाद वो आकर मुझसे पूछ लेता होता था, तो उसको मैं ऐसे भी इनकरेज करता था कि यार आप क्लास में पूछा करें, कोई मसला नहीं होता इतना। मतलब देखें ना, आपका राइट है, फी आपने दिया, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, एक दफ़ा नहीं समझ आती दूसरी दफ़ा पूछें, तीसरी दफ़ा पूछें। जब मेरी क्लासेस खत्म हो जाए करेंगी, उसके बाद मैं तकरीबन 4-5 बजे तक इधर कॉलेज में ही हुआ करूंगा, आप उसके बाद आके पूछ लें। इवन अगर हॉस्टलाइज हैं आप लोग, तो बेशक आफ्टर क्लास आप लोग यहीं पे प्रैक्टिस करें, साथ साथ नहीं समझ आ रही पूछते जाएं। तो मैक्सिमम आप लोग ना अपनी प्रैक्टिस वगैरह किया करेंगे। दूसरा जो चीज़ है, आप लोगों ने ना इसका रजिस्टर अलग बनाना है। उसकी वजह ये होती है कई स्टूडेंट ना एक ही रजिस्टर बना लेते हैं, तमाम सब्जेक्ट का उसी में लिखते जा रहे होते हैं, बाद में जब रिवीजन करना पड़ेगी ना तब आपको प्रॉब्लम आनी है। ताकि उसकी वजह ये होती है एक जगह आपका सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता तो उसमें आप लोगों को फिर इश्यूज वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए रजिस्टर इसका सेपरेट बनाइएगा। अच्छा, कई स्टूडेंट का ये भी देखने में आता है कि जी मैं तो भी रफ नोट करूँ, घर जाके नीट करूंगा। तो कोई महीना 1.5 महीना तो आपका ये सिस्टम चल जाएगा। देखें, जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं ना आना, हमें भी आइडिया होता है कि ये जो स्टूडेंट अभी सर्टन नहीं है, क्योंकि अगर पेपर पिछले पास होंगे तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेगा, वरना खुदा ना खासा कोई ड्रॉप कर जाएगा। तो उस वजह से ना रिजल्ट से पहले हम लोगों ने भी स्पीड अपनी स्लो रखी होती है। माइट भी आप में से कोई स्टूडेंट हो कि जी मैं घर जाके नीट किया करूंगा, अभी वो मैनेज कर जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा हमें पता चल जाता है अब जो क्लास में बच्चा बैठा है इसने पेपर देने हैं, उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी शुरू हो जाते हैं और हमारी स्पीड भी थोड़ी तेज हो जाती है। तो अगर उस वक्त आप लोग कहना अब मैं नीट जाके करूं, फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप डे 1 से रजिस्टर इसका अलग कर लें और साथ साथ उसी के ऊपर ही आप लोग अपना काम करते जाएं। उसका फायदा ये होगा कि आपके खुद ब खुद उसमें नोट्स वगैरह बनते जाएंगे, रिवीजन करने में आपको आसानी होती है। अच्छा, फिर आप लोग देखेंगे जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, मैं कभी भी क्वेश्चन ऑर्डर में नहीं करा रहा हूँ, पहले 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। एक्चुअली मैंने आसान से मुश्किल की तरफ जाना होता है। तो जब आप लोगों ने एक ही जगह नोट्स बनाए होते हैं ना, तो आप लोग जब रिवाइज करते हैं तो उसी तरह आप आसान से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, टॉपिक पे आप लोगों की ग्रिप आ जाया करती है। अदरवाइज ये होता है कि आप हैफेजेड क्वेश्चन शुरू करेंगे, जी मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट का पहले कर लूं, माइट भी वो ज्यादा मुश्किल हो और आप लोग डिमोटिवेट हो जाएं कि जी मुझसे हो ही नहीं रहे। तो उस वजह से आप लोगों ने जिस तरतीब से मैं करा रहा हूं उसी तरतीब से नोट्स वगैरह अपने बनाते रहना है। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो गाइडेंस है वो ये कि आप लोग ना जो कैलकुलेशंस हैं वो अपनी खुद किया कीजिएगा। मसलन 70 की भी क्लास बैठी होती है, लेकिन आप लोग देखेंगे जब वो मैं फिगर्स लिख के टोटल पूछूंगा 1-2 स्टूडेंट ही बोल रहे होते हैं, बाकी आमतौर पे बैठे होते हैं जी टीचर लिखेगा तो नोट कर लेंगे या कोई दोस्त बोलेगा फिगर तो नोट कर लेंगे। वक्ती तौर पे तो आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो स्टूडेंट आपको कह रहे होते हैं ना पेपर लेंथी है, मैनेज नहीं हुआ, उसकी मल्टीपल रीजन है। एक अनसीन क्वेश्चन अटेम्प्ट न करने की हैबिट होती है, दूसरा आप लोगों की लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, तीसरा क्योंकि कैलकुलेशन आप क्लास के दौरान खुद नहीं कर रहे होते, वहां पे जो कैलकुलेशन 1 मिनट में होनी होती है आपके 2 से 3 मिनट उसको टोटल करने पे लग रहे होते हैं। और काउंटिंग का आपको पता है सारा काम ही फिगर्स का है। और कुछ अरसे से ना आप लोगों के जो पेपर में फिगर्स आ रही हैं, मतलब जिस दौर में हम लोगों ने किया इस तरह फिगर होती थी 10,000, 15,000, 25,000, 35,000, बहुत ज्यादा हुआ तो लाख में चली गई। अब आप लोगों की मिलियंस के अंदर फिगर होती हैं और वो इस तरह नहीं होती 2 मिलियन 3 मिलियन, वो इस तरह हो जाता है 10 लाख 4,525। तो अब इस तरह करके जब फिगर्स आएंगी तो आप लोगों को तो पूरी पूरी फिगर कैलकुलेटर पे लिख के टोटल करना पड़ेंगे, तो वो फिर आप लोग ना उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सो कैलकुलेटर आप लोग वो यूज करें जो आपने एग्जाम में लेके जाना है। मोबाइल पे टोटल कर लेना या साथ वाले किसी का कैलकुलेटर लेके कर लेना, तो इसमें ना आप लोगों को वक्ती तौर पे तो कन्वीनियंस फील हो रही होती है, लेकिन बाद में एग्जाम के अंदर ही आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। तो उस वजह से ना आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि कैलकुलेटर वो यूज किया करें जो आपने एग्जाम में लेके जाना है।
मसलन अक्सर मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल दिया करता हूं कि जिस दौर में हम लोगों ने किया हुआ है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि यानी मैं अपनी एग्जांपल नहीं ले रहा, मेरे साथ जितने भी 100-150 की स्टूडेंट की क्लास होती थी, तो टीचर बोर्ड पे फिगर्स लिख रहा होता था, हमारा मुंह बोर्ड की तरफ होता था, हम कैलकुलेटर में फिगरें एंटर कर रहे होते थे और बड़ा रेयर होता था कि हमारा टोटल गलत हो जाए। तो उसकी रीजन क्या थी कि एक ही कैलकुलेटर काफी अरसे से हम यूज कर रहे थे, तो बगैर देखे हमें पता होता था इसकी कौन सी की कहां पे है। यानी इवन आप लोग शायद मेमोरी वगैरह कैलकुलेटर की यूज भी ना करते हैं, जिसमें मेमोरी का फंक्शन होता है, हम लोग वो भी यूज कर रहे होते थे। यानी जिस दौर में हम लोगों ने किया हुआ है उस वक्त ये वाले साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होते थे, उस वक्त सिर्फ 10 डिजिट वाला कैलकुलेटर होता था, उससे ज्यादा डिजिट वाले कैलकुलेटर ही नहीं होते थे। तो ये तो आप लोगों के काफी लंबी फिगर्स इसमें आ जाती हैं। इवन इसमें आपने देखा है मैथ के क्वेश्चन आप लोग इक्वेशन सॉल्व कर जाते हो, हमारे दौर में इस तरह के कैलकुलेटर्स नहीं थे। तो बताने का मतलब ये है कि हम लोग उस वक्त भी इस तरह मैनेज करते थे। रीजन क्या थी कि कैलकुलेशन अपनी हम खुद किया करते थे, ऊपर से ड्रॉबैक ये था कि हमारे पास सॉल्यूशन वाली बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी। मसलन क्वेश्चन है सॉल्यूशन नहीं है, वो कई दफा टीचर के पास जाना कि जी ये बता दें, अब टीचर का टाइम है तो उसने बता देना, वरना उसने कहना यार बाद में देख लेंगे। तो अक्सर यही होता था, कंबाइन स्टडी करके एक दूसरे से डिस्कस कर करके काम चलाते थे हम लोग। तो अब तो आपके पास काफ़ी कन्वीनियंस है कि जी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। हाँ, लेकिन अगर पेपर का लेवल मैच करूं तो हमारे दौर में उस हिसाब से तो हमें क्वेश्चन मुश्किल लगते थे, लेकिन आजकल के दौर के हिसाब से आपको सिंपल लगेंगे। मतलब अभी अगर आपको मैं 80s के दौर का या 90s के दौर का क्वेश्चन दूं तो आप कहेंगे यार वो आसान थे, हमारे मुश्किल होते हैं। तो वो जैसे जैसे आसानियां आ रही हैं वैसे वैसे पेपर भी टफ होते जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को मैंने कहा कैलकुलेशंस आप लोग अपनी किया कीजिएगा। फिर ये है कि आप लोगों के ना वीकली टेस्ट हुआ करेंगे, टेस्ट आप लोग लाजमी दिया कीजिएगा ताकि आप लोग अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ कि जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके मुताबिक अगर कोई अनसीन क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और उसमें जो प्रॉब्लम वगैरह हो वो फिर आप डिस्कस भी किया कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो गलती थी आपने क्या की थी। अदरवाइज अक्सर देखने में ये आता है कि स्टूडेंट एग्जाम में पेपर दे के आया होता है, दोबारा फिर एग्जाम में जाके दे रहा होता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में, दरमियान में टेस्ट वगैरह ही नहीं दिए। तो अगर बिफोर टाइम आपकी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं होंगी तो खुदा ना खासा वो अगर आप एग्जाम में जाके करते हैं तो वो फिर आपको होता है 6 महीने का इशू बनता है आपका, ठीक है। और अगर मसलन एक रफली आप एस्टिमेट लगा लें, मतलब मैं बिल्कुल लोअर लेवल की बात करता हूं कि यार लाख रुपए चार्टर अकाउंटेंट की सैलरी होती है, तो 6 महीने वेस्ट होने का मतलब 6 लाख का तो आपका ही नुकसान हो जाना है। तो उस वजह से जी, तो इसमें अब आपको मैं बता रहा था कि एक तो इस आप लोगों का जो है लास्ट मंथ के अंदर जो फर्स्ट वीक होगा ना उसमें फिर आप लोगों को एक दफ़ा मैं रिवाइज कराऊंगा सारा सिलेबस। तो लाजमी बात है वो इतनी डिटेल में तो नहीं हो पाता, लेकिन उसमें ये होता है लेटेस्ट 3-4 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने सॉल्व कराना होते हैं। आईकैप का अगर पैटर्न में आप लोगों से डिस्कस करूं तो आईकैप के ना एक ख़ास तरीके के क्वेश्चन एक सर्टन अटेम्प्ट तक आते हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। फिर 3-4 अटेम्प्ट तक एक तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर चेंज हो जाता है। एक तरह का मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, यानी 100% वो नहीं होता, कॉन्सेप्ट उसी तरह के टेस्ट हो रहा होता है। तो उस वजह से ना लेटेस्ट 3-4 अटेम्प्ट लाजमी हम लोग किया करेंगे। तो आप लोगों को एंड पे आपका कहने का जो रिवीजन कराऊंगा, एक तो मैं आप लोगों को वो 3-4 अटेम्प्ट लेटेस्ट रिवाइज कराऊंगा, दूसरा आपको मैं गाइड करूंगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आपको पहले करने चाहिए, किस टॉपिक के आपको एंड पे क्वेश्चन करने चाहिए। देखिए, आप लोगों ने जितनी मर्जी प्रैक्टिस की हो, अगर खुदा ना खास्ता उन 3 घंटों में आप परफॉर्म नहीं ना कर पाते तो वो आप लोगों का पेपर फेल हो जाता है। और कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो थोड़ा कैजुअल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं क्लासेस के दौरान, लेकिन उन 3 घंटों में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, उनको पेपर पास हो जाता है। तो उस वजह से ना एक्चुअली प्रिपरेशन नो डाउट बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपका मैटर कर रहा होता है आपकी सक्सेस के लिए। तो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पहले होने चाहिए, कौन से के बाद में करने चाहिए, कौन से के फर्स्ट हाफ में, कौन से के लास्ट हाफ में, तो ये सारी चीजें मैं आपको तभी डिस्कस करूंगा जब एक दफा हमने सिलेबस पूरा कवर कर लिया होगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस वगैरह थी जो मैंने आप लोगों को इसके बारे में दिए। अब
हम लोग आज जो इसको स्टार्ट करेंगे, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना इसका लेक्चर प्लान भी शेयर कर दूंगा। आज वो कंप्यूटर मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था तो उसके ऐसे ला सका तो आप लोगों को मैं इसका लेक्चर प्लान भी शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरतीब से हम लोग अपने टॉपिक कवर करेंगे और नॉर्मली हमारा वही ऑर्डर चलेगा। हाँ, कई दफ़ा इस तरह हो जाता है, मतलब फर्ज करें रिजल्ट आ रहा है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन बाद रिजल्ट है, जो नया टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं ये 2-3 दिन में कवर नहीं होगा तो माइट भी मैं कोई दूसरा टॉपिक शुरू कर दूं। अदरवाइज हम लोग ना उसी को लेक्चर प्लान को ही फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर इसमें कभी खुदा ना खासा कोई आप लोगों की छुट्टी हो जाती किसी भी वजह से, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी। कोशिश किया कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोग रिकॉर्डिंग सुन के आए, या अगर रिकॉर्डिंग किसी वजह से नहीं अवेलेबल हो रही आपको तो एटलीस्ट आप लोग किसी दोस्त वगैरह से थोड़ा बहुत डिस्कस करके आए। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो भी टॉपिक चला करेगा वो नंबर ऑफ डेज तक चला करेगा, और ये नहीं हो सकता मैं एक ही दिन में सारा कुछ करा दूंगा और आगे प्रैक्टिस ही चलती रहेगी। वो रोज़ उसके 1-2 पॉइंट हुआ करेंगे, उसकी प्रैक्टिस हुआ करेगी, 1-2 पॉइंट हुआ करेंगे, उसकी प्रैक्टिस हुआ करेगी, तो उन टॉपिक की आगे एप्लीकेशन आ रही होगी। तो अगर आप लोग छुट्टी वगैरह करते हैं या असाइनमेंट साथ साथ नहीं करते तो फिर जब तक वो चैप्टर चलता रहेगा तब तक वो टॉपिक आपको प्रॉब्लम करेगा। तो उससे ऐसे ना कोशिश यही किया कीजिएगा रेगुलरली आप लोग क्लासें लें। अगर खुदा न खासा किसी वजह से कोई छुट्टी हो जाती तो उसका आप रिकॉर्डिंग वगैरह सुन के आएँ। अगर किसी वजह से रिकॉर्डिंग आप नहीं सुन सकते तो कम से कम किसी दोस्त से कंसल्ट थोड़ा बहुत कर लें ताकि आप लोगों को वो इश्यूज ना आए लेक्चर के दौरान। अभी जो हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं पहले वही टॉपिक कराऊंगा जो आप लोगों ने ITA में भी पढ़ा हुआ है और जिसकी यहाँ पर भी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट आज जो करेंगे वो डेप्रिसिएशन से करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लस IAS 16। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लस IAS 16 ये चीजें हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन का टॉपिक आप लोगों ने ITA में ऑलरेडी कवर किया भी हुआ है, जिसके अंदर आपने इसके मेथड्स भी पढ़े हैं, इसकी एंट्रीज और लेजर वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, ICAP ने ये कहा हुआ है कि आप लोगों का जो अर्ली नॉलेज होता है वो अगले पेपर में एग्जामिनेबल होता है। जैसे रिपोर्टिंग 1 में ITA की टेस्टिंग हो सकती है, रिपोर्टिंग 2 के अंदर ICAP ने कहा है ITA और FAR1 दोनों की टेस्टिंग हो सकती है। एडवांस रिपोर्टिंग के अंदर जाके उसने कहा हुआ है ITA, FAR1, FAR2 तीनों की टेस्टिंग हो सकती है। हाँ, अब कोई इस तरह का पॉइंट तो नहीं एग्जामिनर डालता कि जी आप लोग बिल्कुल ही वो पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए। मसलन आप लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ी थी, ठीक है, अब आपको मैं कहूँ जी FAR1 के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे नहीं होना। हाँ, कोई उसका एक आधा पॉइंट डल सकता है, मैं आपको कोई अनप्रेजेंटेड चेक डाल दूं, कोई आपको अनक्रेडिटेड चेक का जिक्र कर दूं, कोई इस तरह की इश्यू तो आ सकता है, लेकिन ये नहीं होगा आपको मैं कहूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए, ठीक है। इसी तरह यहां पे ये नहीं होगा आपको मैं कहूँ कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाकर दिखाओ। जी, तो डेप्रिसिएशन के अंदर आपको कहने का एक तो आ जाता है मेथड्स ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन में हम इसके मेथड्स वगैरह डिस्कस करेंगे। दूसरी जो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे इसकी एंट्रीज वगैरह आप लोग किस तरह पास किया करेंगे, इसके लेजर अकाउंट किस तरह बनाया जाएंगे, वो चीजें इसमें आ जाएंगी। अगर हम लोग बात करें इसके मेथड्स की, तो वही 4-5 मेथड जो आपने उधर पढ़े थे, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, written down value method, sum of digits method, depletion method, and hours method. अब अगर हम बात करें काउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो इसके भी ना 2 मेथड होते हैं। एक होता है कॉस्ट मेथड और एक इसका आता है नेट बुक वैल्यू मेथड। कॉस्ट मेथड एंड नेट बुक वैल्यू मेथड। तो मेनली जो हमारा प्रैक्टिस में चलता है ना, वो ये वाला मेथड चलता है। ये जो है डेप्रिसिएशन का एक आधी दफा क्वेश्चन आ गया था जिसमें उसने इसके मुताबिक अकाउंट मांगे थे, प्लस इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन चैप्टर कराना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। उसके अंदर ना अक्सर एग्जामिनर डेटा इसका दे देता है, इसके मुताबिक हमें अकाउंट्स बनाना पड़ जाते हैं। तो जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं इसके भी करा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा हुआ है ना, वो ये पढ़ा हुआ है। आप लोगों को याद होगा, आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पढ़ते थे, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो वो आप लोग इसके मुताबिक किया करते थे। ये पुराना कभी होता था, अर्ली 90s तक ये चलता रहा है, तो अब ये कंटिन्यू नहीं किया गया हुआ, लेकिन क्योंकि पास्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन इस तरह के वो डाल देता है कई दफ़ा, जिसमें ये वाले अकाउंट बनाना पड़ जाते हैं, तो हम इसलिए इसका एक आधा क्वेश्चन साथ करेंगे ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं, आज हम उन टर्म्स को पहले डिफाइन करते हैं। और ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूं, ये एक्चुअली IAS 16 के अंदर डेफिनिशंस के नाम से कवर किया गया, ठीक है, यानी ये दोनों टॉपिक हमारे पैरेलल चल रहे होंगे। तो अब पहले कुछ डेफिनिशंस हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग साथ साथ आते जाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 16 का नाम ही प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है,
और ये आप कहने का जो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ सारी IAS 16 वाली मैं आपको कराने लगा हूँ। अच्छा, ICAP ने ना आप लोगों का कहा हुआ है कि रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा। रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा, इसका मतलब है कि आपको इस तरह नहीं कहा जाएगा कि IAS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन लिखो, या IAS 16 के मुताबिक कॉस्ट को बताओ क्या होता है। यानी जिस दौर में हम लोगों ने किया हुआ है, हमारा क्वेश्चन अक्सर आ जाता था कि IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री की डेफिनेशन बताओ, IAS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट की बताओ, तो हमें वो वर्ड बाय वर्ड रटा लगाना पड़ता था। लेकिन आप लोगों को ICAP ने कह दिया कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इवन आप लोगों को शायद थोड़ा सा आइडिया हो कि आपका पेपर जो है ये ओपन बुक पेपर है। ओपन बुक पेपर का मतलब एग्जाम में आप अपने साथ ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक लेके जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो वहां से खोल के हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट ना इस चीज से थोड़ा सेटिस्फाई होता है, चलो जी ओपन बुक है देख के कर लूंगा। देखें, अगर आप लोगों को मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो जो ICAP ने बुक का है उसने कोई भी बुक नहीं कहा, उसने आपको कहा जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड है वो लेके जाना। ओरिजिनल स्टैंडर्ड के इतने इतने मोटे 5 वॉल्यूम है और उसके अंदर जो फॉन्ट साइज लिखा हुआ है वो तकरीबन 7 या 8 का फॉन्ट साइज है। और IAS 16 की अगर आप बात करें, मेरा ख्याल कोई 17-18 पेज पे IAS 16 है। तो अगर आप ये कहें जी वहां से मैं पढ़ के तो कर जाऊंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बस ये हो जाता है कि अगर कभी कोई ICAP रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन डाल दे तो आप वहां से खोल के एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। जैसे पहले, सबसे पहले जब पेपर ओपन बुक हुआ था ना, वो रिपोर्टिंग 2 का हुआ था, तो अक्सर स्टूडेंट पेपर ओरिजिनल स्टैंडर्ड खरीदते ही नहीं थे। रीजन यही थी कि यार वो हेल्प तो ले नहीं सकता, फायदा क्या। तो ICAP ने ना 2 दफा 15-15 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया। जैसे उनका जो क्वेश्चन आया था ना, उसने कहा डिफाइन एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड गिव देयर एग्जांपल्स। अगर आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोलें ना तो उसमें दोनों की डेफिनेशनें भी हैं, दोनों की एग्जांपल भी हैं। इसका मतलब जिन स्टूडेंट के पास स्टैंडर्ड था ना, उन्होंने तो देख के लिख दिया, 15 नंबर पक्के हो गए। जिनका स्टैंडर्ड नहीं थे वो नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर हर स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड लेके जाने शुरू कर दिए। तो उस वजह से ना आप लोगों का अभी तक इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी बेस पे कीजिएगा कि अगर उसमें से कोई रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग उसको हेल्प ले लीजिएगा, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी। तो अब हम जरा डेफिनेशंस पे आते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया, कह रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर एसेट्स held for use in manufacturing process or for rendering of services or for delivery of goods or for rental to others or for other administrative purposes. And life is more than 1 year. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिफाइन क्या किया, कह रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर एसेट्स। कह रहे हैं जो प्रॉपर्टी प्लांट है ना, ये एसेट्स होते हैं। कौन से एसेट? हेल्ड फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कह रहे हैं वो आपने अपने पास इसलिए रखे होते हैं कि चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या चीज होगी? मशीनरी।
या फिर कहता है फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने रखा होता है। लेकिन जैसे आप अपने कॉलेज की एग्जांपल ले लें, अब ये कोई चीज मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा, लेकिन ये सर्विसेज रेंडर कर रहा है ना। तो ये जो फर्नीचर जिस पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये मल्टीमीडिया, ये कैमराज, ठीक है, एसी वगैरह, ये सारे इनके क्या है, ये रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये भी आपका कॉलेज जो है इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कवर करता है। आगे कहते हैं फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, या चीजें डिलीवर करने के लिए रखा होगा। जैसे आपकी वैन्स होती है ना कंपनीज की, जिसमें आप लोग चीजें लोड करके कस्टमर तक या मार्केट तक प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं। और फॉर रेंटल टू अदर्स, या कह रहे हैं लोगों को किराए पे देने के लिए रखा होता है। जैसे आपने देखा कई लोगों का बिजनेस होता है रेंटा कार, अब उन्होंने गाड़ियां क्यों रखी होती लोगों को किराए पे देने के लिए। इसी तरह कुछ लोगों का मशीनरी का बिजनेस होता है, मशीनरियां किराए पे देते हैं, ठीक है। और आगे कह रहे हैं फॉर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, या फिर कह रहे हैं आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करने के लिए रखा होता है। अब जैसे आपके एडमिशन ऑफिस में जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, ठीक है, या आप लोगों के लिए जो पोर्टल की सर्विस दी जाती है उसके लिए जो कॉलेज ने सर्वर रखा हुआ है, वो क्या स्टूडेंट को एक्सेस दी हुई है उसकी कि स्टूडेंट यूज करे? नहीं, वो हम लोग अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। और फिर यहां सबके साथ देखें और का वर्ड आ रहा था, लेकिन एंड पे क्या आ गया? एंड लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, कह रहे लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसने आपको बताई हुई है। अच्छा, कई स्टूडेंट के ज़हन में होता है जी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो तो नॉन करंट एसेट ही होता है। वो जरूरी नहीं है, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है लेकिन हम उसको एसेट बुक नहीं करते। जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूं, ये जो आप लोगों का कैलकुलेटर होता है, ठीक है, या चलें कैलकुलेटर तो अक्सर आप लोग गिराते रहते हैं, खराब भी माइट भी हो जाए। ये जो आप लोगों ने घरों में स्टेपलर रखा होता है, उसकी लाइफ कितनी होती है नॉर्मली? ठीक है, अब वो आपने देखा सालों साल चल जाता है ना, लेकिन क्या हम लोग स्टेपलर को अपना एसेट शो कराते हैं ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट है? नहीं, उसकी रीजन क्या होती है? उसकी अमाउंट बड़ी नॉमिनल होती है, 200 नहीं तो 400 का ले लिया होगा, कोई बहुत अच्छा ले लिया होगा, 1000 का ले लिया होगा। तो अब उसको हम स्टेशनरी के नाम से उसी वक्त एक्सपेंस शो करा देते, उसको एसेट नहीं बनाते, ठीक है। तो बताने का मतलब यह है कि उसकी लाइफ हालांकि 1 साल से ज्यादा है लेकिन फिर भी हमने एक्सपेंस शो करा दिया। तो कुछ अदर फैक्टर्स भी हम लोग देख रहे होते हैं। तो उस वजह से स्टैंडर्ड ने आपको ये कहा। अब आप मुझे कहिए एडमिनिस्ट्रेशन में तो यूज कर रहे होते हैं कॉलेज वाले, तो स्टेपलर को एसेट बनाएं, लाइफ भी 1 साल से ज्यादा है लेकिन स्टिल हम उसको स्टेशनरी के नाम से एक्सपेंस शो करा देते हैं उसकी अमाउंट की वजह से कि उसकी कॉस्ट इमटेरियल होती है। अच्छा, नेक्स्ट कॉस्ट। अच्छा, वैसे कॉस्ट का क्या मतलब होगा? अगर फर्क मशीनरी की कॉस्ट कहता हूं तो क्या मतलब? हाँ, कि मशीनरी आपने जितने में खरीदी, ठीक है। मतलब अगर आपने लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, लाख रुपए कॉस्ट हो गई, 50,000 की खरीदी, 50,000 हो गई। लेकिन स्टैंडर्ड ने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मतलब होता तो यही है कॉस्ट के जितने की चीज खरीदी या आपको जितने में पड़ी, लेकिन उसने इसके लिए बताया हुआ है, कह रहा है ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ कंसिडरेशन पे कि आपने जो इसकी पेमेंट की वो कैसे की। तो उसके हिसाब से ना फिर हम इसको डिफाइन वगैरह कर रहे होते हैं। मसलन माइट भी आप लोगों ने पैसे देके चीज खरीदी, और ये भी तो हो सकता है ना आपने बार्टर ट्रांजैक्शन कर लिया हो, एक्सचेंज ऑफ एसेट कर लिया हो, पुरानी मशीनरी दी, साथ कुछ पैसे दिए, नई मशीनरी ले आए, या पुरानी गाड़ी दी, साथ पैसे दिए, नई गाड़ी ले आए। अब ऐसी सूरत में नई गाड़ी कितने में पड़ी? मतलब फर्ज करें आपने अपनी पुरानी गाड़ी दी, साथ मुझे 10 लाख दिए, नई गाड़ी ले आए, तो क्या आपको नई गाड़ी 10 लाख में पड़ी? नहीं। इसका मतलब जो पुरानी गाड़ी दी उसकी भी कोई ना कोई वर्थ थी ना। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने ना गाइड किया हुआ है आपको, तो वो थोड़ा अभी डिटेल में हो जाएगा, अभी टाइम खत्म हो गया है। तो कल इंशाल्लाह मैं यहां से ऑनवर्ड पहले इसकी डेफिनेशन कवर करूंगा, उसके बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन कराने का सिर्फ